Hello everyone, welcome to my channel NTNet Commerce Classes. Today I will discuss बिजनेस मैनेजमेंट. आज हम बिजनेस मैनेजमेंट में क्या पढ़ेंगे? थ्योरी. ठीक है जी. बिजनेस मैनेजमेंट में आज हम थ्योरी पढ़ने वाले हैं, जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट या थॉट्स और स्कूल ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स. ठीक है जी. बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, ठीक है जी, राइटर्स थे, उन्होंने अपने अपने थॉट दिए रिलेटेड टू बिजनेस मैनेजमेंट्स. ठीक है जी. इस सब को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से विचार सामने आए थे मैनेजमेंट से रिलेटेड. चलिए पढ़ते हैं. और मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर नंबर 2 है. ठीक है जी. हमारा M.Com सेमेस्टर 1 का जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, उसमें ये चैप्टर 2 है. ये इसमें बहुत सारी थ्योरीज़ वगैरह दे रखी हैं. ठीक है. चलिए इसको हम पढ़ते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कहता है कि इसमें कुछ लोग मानते थे कि लेबर को इम्पोर्टेंस देना चाहिए, कुछ लोग मानते थे कि लेबर को नहीं इम्पोर्टेंस देना चाहिए, वो केवल एक मशीन है वगैरह वगैरह. इसके बेस पर बहुत सारी अप्रोच आई. कुछ क्लासिकल अप्रोच थी, कुछ न्यू क्लासिकल अप्रोच थी और कुछ मॉडर्न अप्रोच थी. ठीक है जी. इसमें कहता है कि एवरी अप्रोच जो थी वो कुछ सब डिवाइड्स पार्ट में मतलब डिवाइड थी वो. चलिए पढ़ते हैं क्लासिकल अप्रोच. क्लासिकल अप्रोच होता था क्या है कि क्लासिकल अप्रोच में ये स्टार्ट हुई थी 90s से. द प्रिंसिपल डेवलपमेंट अंडर द अप्रोच आर एक्सेप्टेड. कहते हैं कि जो इसमें क्या था कि जो हमारे लेबर थे ना, उनको कोई महत्व नहीं दिया जाता था. उनको केवल एक मशीन ही समझा जाता था. ये केवल स्ट्रेस ज़्यादा किस पर करते थे? प्रोडक्शन पर. कि इनका मेन मोटो था कि प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है जी. और ये बिलीव करते थे कि एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं ओनली इकोनॉमिक इंसेंटिव्स से. ठीक है जी. इनकी कुछ कंडीशंस थी ये. चलिए पढ़ते हैं कि जो क्लासिकल था वो किस टाइप का था. वो 3 टाइप का था. फर्स्ट ऑफ ऑल था साइंटिफिक मैनेजमेंट, फिर था एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, फिर था ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट. इसका फुली डिटेल पढ़ लेते हैं कि मैनेजमेंट थॉट का चार्ट क्या है. पहला है क्लासिकल. क्लासिकल में क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच और ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट अप्रोच. उसके बाद पढ़ते हैं न्यू क्लासिकल. ये आपको मैं इसी चैप्टर में डिस्कस कराऊंगी सारा कुछ. फिर इसका दूसरा पार्ट है न्यू क्लासिकल. न्यू क्लासिकल में क्या है? ह्यूमन रिलेशन अप्रोच और बिहेवियरल साइंस अप्रोच. फिर उसके बाद है मॉडर्न अप्रोच. मॉडर्न अप्रोच में हमने क्या पढ़ा? क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच, ठीक है जी, कॉन्टीजेंसी अप्रोच एंड अदर अप्रोचेस हम पढ़ेंगे इसमें. ये इस चैप्टर का पूरा डिटेल है. ठीक है. मतलब ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे इसमें. चलिए पढ़ते हैं 1 बाय 1. पहला हम पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट होता क्या है. ये F.W. टेलर ने दिया था, जो कि फादर हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के. और बहुत सारे जो भी हमारे राइटर्स थे, जैसे कि टेलर था, फ्रैंक था, गिलियन ग्रीवर्थ था, हेनरी एल गेंट था, एमर्सन था. ये सब उन्होंने भी कंट्रीब्यूट किया इसको डेवलपमेंट करने में, साइंटिफिक मैनेजमेंट को. हम इसमें क्या पढ़ेंगे? डिटेल स्टडी पढ़ेंगे कि हमारे जो जो राइटर्स थे उन्होंने क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया मैनेजमेंट को डेवलप करने में. पहला हम पढ़ते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर. टेलर कौन था? टेलर एक ऐसा पर्सन था जो कि बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में ही लेबर से इंजीनियर बन गया था. ये 1878 से 1884 तक इन्होंने इस हार्ड वर्क करने के कारण ये लेबर से क्या बन गया था? इंजीनियर बन गया था. ठीक है. 1978 में इसने मिड वाले स्टील कंपनी को ज्वाइन किया था, जो कि USA में है. उसमें एज ए लेबर पोस्ट पर ये लगाया गया था. इसने हार्ड वर्क किया डेडिकेशन से. ये इस एबल हो सका कि ये चीफ इंजीनियर बन गया उसी कंपनी में. कितने साल बाद? 6 साल बाद, 1884 में. ठीक है जी. टेलर ने कंडक्ट किए नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड कंक्लूजन निकाला कि जो अमाउंट ऑफ वर्क है एक लेबर की वॉज डूइंग, मतलब बहुत सारे जो लेबर्स थे वो ज़्यादा काम करने लगे. किससे? जो हमारे टेलर का एक्सपेरिमेंट था उन सबको फॉलो किया किसी कंपनी ने. तो जो लेबर था वो बहुत ज़्यादा काम करने लगे थे. प्रोडक्टिविटी नंबर ऑफ लेबर्स की बढ़ गई थी. ठीक है. तो कहता है कि ही गिव नंबर ऑफ सजेशंस टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स. वो बहुत सारे सजेशंस देता था. ठीक है जी. ही गिव साइंटिफिक आउटलुक टू मैनेजमेंट. उन्होंने मैनेजमेंट को एक साइंटिफिक आउटलुक दिया था कि सारा काम जो है साइंटिफिक तरीके से किया जाना चाहिए, टेक्निक से किया जाना चाहिए. ठीक है जी. फिर उन्होंने जब ये रिटायर हो गए तो उसके बाद उन्होंने क्या किया? कंसल्टेंट सर्विस देनी शुरू कर दी रिलेटेड टू मैनेजमेंट. ये इसका डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है. ये 1856 से 1915 तक जीवित रहे थे. ठीक है जी. ये F.W. टेलर हैं. ठीक है. इसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहा जाता है. चलिए आगे पढ़ते हैं. कहता है
जो हमारे टेलर साहब थे, उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लिखा था जिसका नाम था शॉप मैनेजमेंट, जो कब लिखा गया था, 1903 में। फिर उन्होंने 1911 में भी एक अपनी बुक पब्लिश कराई जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है जी। इसका हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने काम को करना किससे, साइंटिफिक मैनर से। ठीक है जी। इन द अदर वर्ड हम कह सकते हैं कि जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है उनको डिस्कार्ड करना, मतलब उनको फॉलो नहीं करना, हमने अडॉप्ट करना है न्यू एंड मोर साइंटिफिक अप्रोच, जिससे कि हमारा काम क्या हो जाए, आसान हो जाए। उसको हम बोलते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक है जी। टेलर बताते हैं कि हम किसी काम को शुरू करने से पहले हमने उसके बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडी करना होता है, एनालिसिस करना होता है, जिसके बाद ही हमने कोई टेक डिसीजंस लेने होते हैं। ठीक है जी। ये सब साइंटिफिक मैनेजमेंट में होता है कि हमने अपना काम साइंटिफिक मैनर से करना है। किसी काम को शुरू करने से पहले उसकी फुली स्टडी करनी है ताकि हम अच्छे से डिसीजंस ले सकें। ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इसका प्रिंसिपल है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल ऑफ यूज़ ऑफ साइंस फॉर द रूल ऑफ थंब। इसका मतलब होता है कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने करना क्या होता है, जितनी भी हमारी एक्टिविटी परफॉर्म की जा रही हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनका फुली डिटेल में एनालिसिस करना होता है और फिर टेक्निक को डेवलप किया जाता है ताकि हम मैक्सिमम आउटपुट जो है निकाल सकें, एफिशिएंट मैनर में अपना काम कर सकें और अपनी कॉस्ट जो है उसको मिनिमम कर सकें। ठीक है जी। ये प्रिंसिपल हमको बताता है कि हम किस तरह, हमको अब एक पॉइंट पर ही रुक नहीं जाना चाहिए, हमने क्या करना है, कंटिन्यू अपनी जो ओल्ड टेक्निक्स हैं उनको रिप्लेस करना है, उन पर काम करना है ताकि हम अपना जो न्यू टेक्निक्स हैं उनको निकाल सकें। ठीक है। कॉन्स्टेंटली हमने एक्सपेरिमेंट करने हैं ताकि हम नई नई टेक्निक्स को निकाल सकें। उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक एंड सिलेक्शन एंड द ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स। इस प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होता क्या है, जो वर्कर होते हैं वो किसी भी संस्था के, किसी भी फर्म का क्या होता है, मेन हिस्सा होता है, उसके बिना काम नहीं हो सकता। इसीलिए हमने जो वर्कर्स हैं उनका पहले सिलेक्शन करना होता है, फिर उनका ट्रेनिंग करना होता है। ठीक है। अगर हमने किसी पोस्ट पर क्या किया, गलत एम्प्लॉयज़ को चूज़ कर लिया तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का एटमॉस्फेयर है वो सारा का सारा ख़राब हो सकता है। ठीक है जी। इसीलिए हमने साइंटिफिक तरीके से वर्कर्स का सिलेक्शन करना है और उनको जो भी उनका नेसेसरी ट्रेनिंग है उनको प्रोवाइड करनी है टाइम टू टाइम। और प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। जब हम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं तो उनकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि फर्म को बेनिफिट होता है। चलिए पढ़ते हैं आगे। कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइंस, ये हमने पढ़ लिया पहला वाला, दूसरा वाला भी पढ़ लिया। अब थर्ड पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉर्पोरेशन बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट। इसका मतलब होता है कि जो लेबर है और मैनेजमेंट है उनके बीच में कॉर्पोरेशन होना चाहिए, वो एक दूसरे को सहयोग देना चाहिए। कैसा है कि इस प्रिंसिपल के अनुसार एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएट इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट द लेबर एंड द मैनेजमेंट कंसीडर ईच अदर इंडिस्पेंसेबल। कह रहा है कि वो एक दूसरे की बात को समझें। ठीक है। और कह रहे हैं कि लेबर शुड अंडरस्टैंड दैट इट कैन नॉट प्रोसीड इन इट्स वर्क विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द मैनेजमेंट। अपने लेबर्स को ये समझना चाहिए कि आप मैनेजमेंट के बिना काम नहीं कर सकते, या फिर मैनेजमेंट को भी ऐसे समझना चाहिए कि आप लेबर के बिना ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर सकते। तो एक दूसरे को वो कॉर्पोरेट करें, ठीक है, ना कि कॉन्फ्लिक्ट करें एक दूसरे से। ठीक है जी। और इसमें बताता है कि मैनेजमेंट इसमें इफ़ ए सच एज एटमॉस्फेयर प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशन बोथ पार्टीज वुड एम फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सेम गोल्स। दोनों का सेम गोल होना चाहिए। ठीक है जी। मैक्सिमम और गुड क्वालिटी का प्रोडक्शन हो और कॉस्ट हमारी मिनिमम आए और अपना गोल को हम सक्सेसफुली अचीव कर सकें, ये सब जो है इसमें होना होता है। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम आउटपुट। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब होता है कि हमने अपने जो हमारा ह्यूमन बींग है उनका लेबर्स का फुली यूटिलाइज करना है ताकि हमारा आउटपुट जो है मैक्सिमम आए और हमारी जो कॉस्ट है वो क्या आए, मिनिमम आए। ठीक है जी। इस तरह अफोर्ड करने हैं कि हमारा जो सारे के सारे फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के लिए जो अवेलेबल हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका फुली यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है जी। और हमने क्या करना है, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर हम ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, फुली यूटिलाइज करेंगे, तो हमें क्या होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। और इस मैक्सिमम प्रॉफिट से हम अपने वर्कर्स को हायर वेजेस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, तो दोनों को ही प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। According to this principle, the work of the organization and related responsibilities should be clearly divided among the two मेन ग्रुप्स इन द ऑर्गेनाइजेशंस। कहता है कि मैनेजमेंट और लेबर के बीच में जितनी भी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए कि आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका इतना अथॉरिटी है, सारा कुछ क्लियरली डिवाइड होना चाहिए। कहता है कि ईच ग्रुप शुड बी असाइन वर्क
विच इट कैन अकम्प्लाइज मोर एफिशेंटली। हर एक ग्रुप को इतना ही काम दिया जाना चाहिए जिसको वो आसानी से एफिशिएंट तरीके से कर सके, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैनेजर्स जो मैनेजमेंट शुड बी वन डिसाइड एक करता है कि टाइम रिक्वायर्ड टू ए पर्टिकुलर वर्क, मैनेजमेंट ने डिसाइड किया किसी काम को करने के लिए पर्टिकुलर वर्क, ठीक है जी। मतलब कोई काम था उसके लिए टाइम डिसाइड किया कि आप इतने काम में इतने वक्त में आपको ये काम कर देना चाहिए। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्चुअल डूइंग द वर्क शुड बी विद द लेबर। तो लेबर की ये ड्यूटी है कि वो उस काम को उतने ही टाइम में कर दे, उसकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह कहता है कि ये प्रिंसिपल ऑफ इक्वल डिवीजन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है, बताता है कि हमने प्रॉपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए जो प्रिंसिपल है। हमें अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया जाना चाहिए कि आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ओनली ब्रिंग आउट द बेसिक फिलोसफी बिहाइंड द थ्योरीज। इसमें हमने बहुत सारी टेक्निक्स को पढ़ेंगे जिसके बेस पर हम निकाल सकते हैं कि साइंटिफिक मैनेजमेंट को प्रिंसिपल्स को कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ द वर्क। इसमें होता क्या है, इस टेक्निक्स में हम पढ़ते हैं कि जो F.W. टेलर था उन्होंने क्या किया, जितना भी हमारा काम था उसका फुली स्टडी किया। कि उन्होंने बताया था कि अगर हमारा काम जैसे कि हमने किसी वर्कर को काम दिया, ठीक है जी, हमने उसको काम दिया बट उसने वो काम को नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? हो सकता है उसको ज़्यादा ओवरलोड काम दे दिया हो सकता है उसको हमने रेस्ट टाइम ही नहीं दिया हो, ठीक है जी, हो सकता है हमने उसे टाइम कम दिया हो, ठीक है जी, हो सकता है वो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट कर रहा हो, ऐसी एक्टिविटी कर रहा हो जिसकी कोई ज़रूरत ही ना हो, ठीक है जी, हो सकता है उसका मेथड अच्छा ना हो। तो इसीलिए इस सारे काम की उन्होंने स्टडी की। तो उन्होंने स्टडी क्या किया इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल किया, इफ़ द वेरियस पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन आर रिड्यूस टू द मिनिमम। जितने भी हमारी प्रोसेस होती है उसका जो मतलब बेकार के पार्ट होते हैं या फिर प्रोसेस को हमने मिनिमम रखना है, ठीक है जी। वाइल, फिर दूसरा पॉइंट क्या कहता है, वाइल अननेसेसरी मूवमेंट्स को, जो बॉडी के अननेसेसरी मूवमेंट्स होते हैं उनको एलिमिनेट करना है। जैसे कि इधर से उधर जाना, उधर से उधर जाना। अब सीधा बना लीजिए कि मतलब बेकार के मूवमेंट, जैसे कि घूम कर कोई चीज़ आती है, ऐसा नहीं वो सीधा जाकर उसको ला भी सकता है। तो इसीलिए हमने बॉडी मूवमेंट्स को भी रिड्यूस करना है। उसके बाद थर्ड पढ़ते हैं, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एवरी वर्क इज़ डिटरमाइंड। जितना टाइम उसे चाहिए उतना उसे देना चाहिए। रिकॉग्नाइज द ह्यूमन बीइंग आर नॉट इनिमिनेट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब उन्होंने डिसाइड किया था। इसमें वर्क स्टडी में उन्होंने 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया जिससे इसकी अच्छे से हम इसको स्टडी कर सकें। पहला था मेथड स्टडी, इज़ प्रेफर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी। किसी काम को करने के लिए एक सूटेबल मेथड होता है जिससे कि हम उस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो इन्होंने मेथड की स्टडी की। इसमें उन्होंने प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशन रिसर्च टेक्निक्स को यूज़ किया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो हमारी कॉस्ट है प्रोडक्शन की उसको मिनिमम कर सकें और हमारा प्रॉफिट को मैक्सिमम कर सकें, ठीक है जी। क्वालिटी ऑफ लेवल ऑफ द कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, कि हमारा जो कंज्यूमर है वो भी सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं मोशन स्टडी, इट प्रेफर टू कंडक्ट द स्टडी ऑफ मोशन बीइंग परफॉर्म बाय द वर्कर्स एंड मशीन वाइल डूइंग द जॉब्स। इसका मतलब होता है ए मोशन बीइंग परफॉर्म, जो मोशन जो वर्कर्स के द्वारा या फिर मशीन के द्वारा किए जाते हैं जब हम किसी काम को करते हैं। कह रहे कि मूविंग कैमरा इज़ यूज टू कंडक्ट दिस स्टडी। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी इज़ टू एलिमिनेट द अननेसेसरी मोशंस। जो अननेसेसरी मोशंस थे उनको रिड्यूस करना था। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं किसी एक्सपेरिमेंट को करने में एक मैन जो है 18 एक्टिविटीज़ करता है, बट वो जो 18 एक्टिविटीज़ हैं वो उसमें कुछ बेकार की एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड हैं, मोशन भी इंक्लूड हैं, तो उनको रिड्यूस करना है। रिड्यूस कर कर वो कितनी रह गई, ओनली 5 रह गई। तो 5 जो 18 करेगा जो तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बट जब 5 करेगा तो क्या होगा, कम टाइम लगेगा और काम जो है एफिशिएंटली तरीके से हो जाएगा। तो इसमें मोशन की स्टडी करना था। उसके बाद हम पढ़ते हैं टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया जाता है किसी काम को करने के लिए। स्टैंडर्ड टाइम डिटरमाइन किया जाता है ऑन द बेस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय सेवरल एक्सपीरियंस ऑफ फॉर द सेम वर्क्स। कहते हैं कि स्टैंडर्ड टाइम किसके बेस पर डिसाइड किया जाता है कि जो अदर वर्कर्स होते हैं, सेवरल एक्सपीरियंस वर्कर होते हैं, वो उस काम को कितनी देर में कर लेते हैं। तो हाँ भाई इतना ही काम कर लेते हैं, तो इसीलिए उसको 6 टाइम डिसाइड किया जाता है जो कि उस काम को करने के लिए मैक्सिमम था, ठीक है जी। उसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद फैटिग्यू स्टडी। इसका मतलब होता है कि अगर हम वर्कर को काम पे काम दिए जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो बोर हो जाएगा, ठीक है जी। उसको उसको बोरिंग हो जाएगा तो वो थक जाएगा।
ठीक है, उसको कोई हमने राहत ही ना दी, कोई हमने रेस्ट टाइम ही ना दिया, तो वो थक जाएगा, उसकी जो प्रोडक्टिविटी लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसीलिए ये पॉइंट आया। उन्होंने कहा कि वर्कर्स को रेस्ट भी देना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि वो अपने काम को दोबारा से अच्छे से कर सके, ठीक है जी। द रेस्ट रिफ्रेश द वर्कर्स, वर्कर को रिफ्रेश करने का काम करता है जो रेस्ट होता है, वो दोबारा से अपने काम को फुली कैपेसिटी से कर सकते हैं। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि उसकी जो एफिशिएंसी होती है उसको मेंटेन रखना वर्कर की। उसके बाद कहते हैं कि इसको, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट्स है क्योंकि अगर हम इसको नहीं देंगे तो इसमें पुअर वर्किंग कंडीशंस, ठीक है, अनसुटेबल वर्क्स, अनहैप्पी रिलेशंस भी आ सकते हैं अगर हम उसको रेस्ट नहीं देंगे तो। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। कहता है कि साइंटिफिक टास्क प्लानिंग, इसका मतलब होता है एनालाइजिंग करना होता है ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट को ऑफ द वर्क्स बिफोर एक्चुअल कमेंसिंग अपॉन इट। कहता है कि किसी काम को शुरू करने से पहले हमने उसका क्या करना होता है, डिटेल एनालिसिस करना होता है। जैसे कि व्हाट इज़ टू बी डन, हमने क्या करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, किस तरह करना है, वेयर इज़ टू बी डन, कहाँ पे करना है, व्हेन इज़ टू बी डन, कब करना है। तो कि टेलर ने एडवाइस किया था मैनेजर को ऑफ इंडस्ट्री के, तो उन्होंने कहा था कि आपको सेपरेट प्लानिंग डिपार्टमेंट फॉर दिस पर्पस, आपको प्लानिंग डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है किसी काम को करने से, शुरू करने से पहले, कि काम कब करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये सब कुछ जानने के लिए, ठीक है जी। ये हो गया। उसके बाद पढ़ते हैं साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स। ये वही पॉइंट है कि हमने अपने वर्कर्स जो है वो अच्छे से, जो हमारे नॉलेजेबल हैं, जो कैपेबल हैं, वो क्वालिटी के हैं, उनको ही अपनी फर्म में रखना है, ठीक है, जिनका सिलेक्शन अच्छे से करना है। अगर उनको टाइम टू टाइम नेसेसरी है कि उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है तो उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, ताकि वो अपने काम में एफिशिएंट हो जाएँ और वो अच्छे से अपने काम को कर पाएँ, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ते हैं स्टैंडर्डाइजेशंस। इसका मतलब होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मीन सेटिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर डिफरेंट फैक्टर्स आफ्टर डूइंग द डेलिब्रेशंस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अमाउंट ऑफ द वर्क टू बी डन बाय द वर्कर इन एन, मतलब इसमें होता क्या है, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं कि इतना काम इतने टाइम में हो जाना चाहिए, ठीक है जी। हर एक बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए, बिजनेस जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट्स होते हैं सबके लिए हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं, ताकि वो अपना जो काम है, एक्चुअल काम है, उसको स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर कर सके, और जितना भी जो भी त्रुटि आई या फिर जो भी वो काम को नहीं कर पाए, उन सब के लिए करेक्ट एक्शन लिए जा सकें। इसीलिए हम क्या बनाते हैं, स्टैंडर्ड बनाते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स करते हैं कि आपको इतना काम करना है। उसके बाद बढ़ते हैं डिफरेंशिएटल वेजेस। इसका मतलब होता है, टेलर ने एडवाइस किया था कि हमने डिफरेंशियल वेजेस सिस्टम को में लाना चाहिए, सिस्टम में लाना चाहिए, इन ऑर्डर टू मोटिवेट द एम्प्लॉय, क्या कि इससे हमारे जो एम्प्लॉय हैं वो मोटिवेट होंगे। इसका मतलब होता है, डिफरेंशियल वेजेस का मतलब होता है कि हमने अपने वेजेस जो देना है वर्कर्स को, वो अकॉर्डिंग टू देयर वर्क पर देना है। जो ज़्यादा काम करेगा उनको ज़्यादा टाइम ज़्यादा वर्क वेजेस मिलेगी, और जो कम काम करेगा उनको कम वेजेस मिलेगी, ठीक है जी। हाँ, ये बोलता है कि हमने अपने काम के बेस पर ही वर्कर्स को वेजेस दी जानी चाहिए, ना कि टाइम के बेस पर, ठीक है जी। वो कितना टाइम कंपनी में स्पेंड कर रहे हैं इसके बेस पर नहीं, उन्होंने कंपनी में रहकर कितना काम किया उसके बेस पर ही उसको वेजेस दी जानी चाहिए। कहता है कि इस सिस्टम में दो डिफरेंट वेजेस के रेट थे, ठीक है जी। वन इज़ द हायर रेट एंड अदर इज़ द लो रेट, ठीक है जी। द वर्कर हु आर एबल टू प्रोड्यूस द स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स, जो वर्कर्स स्टैंडर्ड नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर देते थे, उनको फिक्स ड्यूरेशन में ही उनको क्या देते थे, हम हाई वेजेस रेट देते थे। और जो स्टैंडर्ड यूनिट्स को स्टैंडर्ड टाइम में नहीं बना पाते थे, उनको हम लो वेजेस रेट देते थे। उसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेशलाइजेशन या फंक्शनल फोरमैनशिप। इसका मतलब होता है कि एफ.डब्ल्यू. टेलर ने प्रोपाउंड किया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस। दिस परफॉर्म ऑर्गेनाइजेशन टोटली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशंस। किस पर बेस करता था, प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन पर, एंड मेक फुल यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है जी, ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। कहते हैं कि जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनका फुली यूटिलाइज लिया जाना चाहिए, स्पेशलाइजेशन पर ये बेस करता है। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस वर्क इज डिवाइड इनटू मैनी स्मॉल पार्ट्स, ईच पार्ट इज असाइन टू एन एक्सपर्ट्स, ठीक है जी। इन दिस मैनर ऑल द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन आर अवेलेबल ऑफ। इसका मतलब होता है कि हमने अपने काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना है और अपने एक्सपर्ट को देना है, ताकि जो एक्सपर्ट है अपने अपने काम में, वो उनका स्पेशलाइजेशन गेन कर रखा है, उस काम को अच्छे से कर पाएंगे, ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से कर पाएंगे, जिससे कि हमारी जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम आएगी और हमारा प्रॉफिट क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। चलिए पढ़ते हैं मेंटल रिवॉल्यूशंस। इसका मतलब होता है कॉल फॉर चेंज इन
माइंडसेट ऑफ बोथ मैनेजर एंड वर्कर, हमने अपना जो मैनेजर है वर्कर है उनके माइंडसेट को चेंज करना है। अकॉर्डिंग टू टेलर, टेलर के अनुसार क्या था, रिवोल्यूशन इज द माइंड ऑफ बोथ मैनेजर एंड वर्कर इज रिक्वायर्ड एज इट विल प्रमोट फीलिंग ऑफ कॉरपोरेशंस, कहते हैं कि उनके बीच क्या लाना है, कॉरपोरेशन लाना है, इसीलिए उन दोनों के माइंडसेट को चेंज करना है। ही विल बेनिफिशियबल बोथ पार्टी, दोनों पार्टी के लिए बेनिफिशियल होगा। नॉर्मली इट इज सीन दैट द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मैनेजर एंड वर्कर रिजल्ट इन डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट्स, ठीक जी, प्रॉफिट को डिवाइड करने से रिलेटेड क्या होते हैं, मैनेजर और वर्कर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं विद द, ठीक है, दिस इज़ द मेन रीज़न द मेंटल रिवोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड। तो इसके लिए क्या है, मेंटल रिवोल्यूशन हमें को ज़रूरत पड़ती है ताकि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको हम कम कर सकें। टेलर के बताते हैं कि इंसिडेंट ऑफ फाइटिंग ओवर द डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट, हम प्रॉफिट को लेकर जो भी दंगा करते हैं कि हमने इतना प्रॉफिट मिलना है, हमने इतनी वेजेस मिलनी चाहिए, तो इससे कि दोनों पार्टी को ही क्या मिलता है, नुकसान होता है। तो अगर हम उनका माइंड रिवोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, दोनों पार्टियों को ही अफोर्ड करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट जो है इंक्रीज़ किया जाए, ताकि क्या हो कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारा प्रॉफिट अपने आप इंक्रीज़ हो जाएगा। एनी टॉक फॉर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट मीनिंगलेस, प्रॉफिट पर बात करना बेकार है, उनको रिवोल्यूशन करना चाहिए कि हमारा प्रॉफिट दोनों ही पार्टी इंक्रीज़ करें तो क्या होगा, प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उनका भी अपना आप इंक्रीज़ हो जाएगा प्रॉफिट, उनका वेजेस, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट में हमने क्या पढ़ लिया, एफ.डब्ल्यू. टेलर पढ़ लिया ना। अब उसको पढ़ते हैं इसको वाले को, बी वाले को, कहता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंक एंड लीगन ग्लीब्रेथ, ठीक है जी। कहता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ फ्रैंक ग्लीनबर्थ, हिज वाइफ थी, कहता है कि फ्रैंक ग्लीनबर्थ था और उसकी वाइफ थी क्या, फ्रैंक तो था हस्बैंड और ग्लीनबर्थ थी उसकी वाइफ, ठीक है जी। साइंटिफिक मैनेजमेंट में उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया था ठीक है जी। इन्होंने मोस्टली कंट्रीब्यूशन किया था मोशन स्टडी पर। मोशन स्टडी का मतलब होता है मूवमेंट्स, मूवमेंट की जो एक एक्टिविटी को करने में वो कितने मूवमेंट्स लेते हैं। अंडर द मोशन स्टडी, इंसेंटिव स्टडी ऑफ मोशन इन्वॉल्व्स, फ्रैंक और जो ग्लीवर्थ थे उन्होंने किस पे स्टडी किया था, मोशन स्टडी पर। ये कहते थे कि जो हमारा काम है, किसी एक्टिविटीज़ को हम करते हैं कंपनी में, उनमें जो अननेसेसरी मोशन है उनको रिमूव कर देना चाहिए, ठीक है ना। इन्होंने एक स्टडी की जिसमें इसने पाया कि 8 मोशन होते हैं जिनको एक ईंट बनाने में या फिर ब्रिक बनाने में हम लगाते हैं, ठीक है। इन्होंने पाया कि हमने अननेसेसरी जो मोशन है उनको रिमूव कर देना है, तो कितने बचे, 5 हो गए, ठीक है जी। उन्होंने फिर उसको फिर कंडीशन को अप्लाई किया तो कितने पाए, 2 पाए। तो इन्होंने कहता है कि हमने अननेसेसरी जो मोशन है उनको रिमूव कर देना चाहिए ताकि हमारी जो एक्टिविटी है वो अच्छे से हो पाए। उसके बाद इन्होंने क्या स्टडी किया, टाइम स्टडी पर भी किया। ये कहते हैं कि किसी भी काम को करने के लिए हमने स्टैंडर्ड टाइम जो है डिसाइड कर देना चाहिए कि इतना काम इतने टाइम में ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद जो मिसेस ग्लीबर्थ थी वो क्या थी, पीएचडी कर रखी थी उन्होंने, किसमें, साइकोलॉजी में, ठीक है जी। किसमें कर रखी थी, साइकोलॉजी में कर रखी थी। और उन्होंने किस पर स्टडी की, उन्होंने स्टडी की थी फैटिग्यू, मतलब कि रेस्ट टाइम पर, कि हमने अपने जो वर्कर्स हैं उनको कितना रेस्ट टाइम देना है, ठीक है। इसके बारे में इन्होंने स्टडी किया था। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब हम कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी एल गैंट्स के बारे में पढ़ते हैं कि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने में क्या कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है जी। जो हमारा हेनरी एल गैंट था उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने में कंट्रीब्यूशन दिया था। इन्होंने किस पर स्टडी किया था, इस पर कि टास्क एंड बोनस प्लान इन रेस्पेक्ट ऑफ वेजेस डिटर्मिनेशंस, कि टास्क और बोनस प्लान किस तरह होना चाहिए वेजेस डिटर्मिनेशन में। कहता है कि इस प्लान के अकॉर्डिंग उन्होंने स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड किया था, ठीक है जी, और वेजेस रेट भी, और क्या डिसाइड किया था कि टाइम के हिसाब से कितना देना है, वर्क के हिसाब से कितना देना है, ठीक है। उन्होंने इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी थी वर्कर्स को, उनकी अगर वो स्टैंडर्ड टाइम से लेस काम करते हैं, मतलब जितना काम उनको दिया गया था उससे कम काम ही वो कर पाते हैं, तो उनको हम अकॉर्डिंग टू टाइम वेजेस देंगे। सेकंड कहता है कि जो वर्कर इक्वल कर लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड वर्क के ही इक्वल काम कर लेते हैं, तो उनको हम क्या देंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम और वर्क, both being equal wages. In addition to their wages they get bonus ranging 20 से 50% तक उनको बोनस मिलेगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं कि जो ज़्यादा काम कर लेते हैं स्टैंडर्ड वर्क से, तो उनको क्या देंगे हम, अकॉर्डिंग टू वर्क वेजेस देंगे, ठीक है जी। और उनको अपनी वेजेस का 20 से 50% की रेंज में क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, ठीक है जी। और उन्होंने क्या था
कंक्लूजन में कहते हैं कि इट कैन बी सेड दैट दिस प्लान ऑफ डिटर्मिनेशन वेजेस, कहते हैं कि मिनिमम वेजेस किसको देती है, जो एफिशिएंट वर्कर था उनको ज़्यादा वेजेस मिलती है इनएफिशिएंट वर्कर से। ठीक है जी। तो इसमें हमने बोनस प्लान को यूज़ किया ताकि हम अपने जो हमारा एम्प्लॉयज़ है, वर्कर्स हैं, उनको क्या कर सकें, मोटिवेट कर सकें ज़्यादा काम करने के लिए। उन्होंने गैंट फिर बताते हैं कि जो सुपीरियर ज़्यादा बोनस पेड करना चाहते हैं, ठीक है, या फिर जो सुपीरियर ज़्यादा बोनस पेड करना चाहिए, उन किसको करना चाहिए, जो कि अपना स्टैंडर्ड टाइम से जितना भी उन्होंने काम उनको वर्कर्स को दिया था उतना काम वो अपने वर्कर से निकलवा लेते हैं, तो उनको बोनस पे करना चाहिए। फिर गैंट कहते हैं कि उन्होंने एक पब्लिक डेमोन्स्ट्रेट एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स भी एडवाइज़ किया। उन्होंने क्या कि एक जो वर्कर्स होते हैं ना कंपनी में, उनके काम को एक चार्ट पर दिखाना चाहिए। ठीक है जी। जो वर्कर अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं स्टैंडर्ड टाइम में, ठीक है जी, स्टैंडर्ड वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं, उनको ब्लू इंक से अपना ब्लैक इंक से अपना काम को दिखाना है चार्ट पर, और जो नहीं कर पाते हैं उनको रेड इंक पर दिखाना है, रेड इंक से दिखाना है। तो इससे क्या होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा वर्कर की माइंड में कि वो भी ब्लैक इंक से दिखाए, तो इसीलिए वो अपने काम को टाइम पर कंप्लीट कर देगा, तो और उसको वो काम करने के लिए मोटिवेट करेगा। ठीक है जी। ये सब किसने दिया था, हेनरी एल गैंट ने दिया था। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ हैरिंगटन इमर्सन्स। इमर्सन एक स्पेशल टेंशन देते हैं इंक्रीज द एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम था 12 प्रिंसिपल ऑफ एफिशिएंसी। ठीक है जी, जो पब्लिक हुई 1912 में। इसके जो 12 प्रिंसिपल्स थे वो 5 रिलेटेड टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप से। जो इसके 12 प्रिंसिपल्स थे उनमें से 5 किससे रिलेटेड थे, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय रिलेशनशिप से। ठीक है जी। और 7 किससे रिलेटेड थे, सिस्टम से, इन मैनेजमेंट। सिस्टम क्या होना चाहिए मैनेजमेंट में। चलिए इसके प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आइडल होना चाहिए, कॉमन सेंस होनी चाहिए, ठीक है, और क्या कहता है, कम्पीट काउंसिल होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, फेयर डील होना चाहिए, रिलायबल, इमीडिएट, एडिक्वेट एंड परमानेंट रिकॉर्ड होने चाहिए, डिस्पैचिंग होनी चाहिए, स्टैंडर्ड एंड शेड्यूल होना चाहिए, स्टैंडर्डाइजेशंस एंड कंडीशंस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ऑपरेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रैक्टिस, इंस्ट्रक्शंस एंड रिवॉर्ड फॉर एफिशिएंसी। ये सब क्या थे, इसके 12 प्रिंसिपल्स थे। किसके, हैरिंगटन के इमर्सन्स। इन्होंने 1912 में अपनी बुक भी पब्लिश कराई थी। चलिए ये इसका कॉन्ट्रीब्यूशन था रिलेटेड टू। ठीक है जी। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो इन ऑर्डर टू डिटरमाइन वेजेस, इमर्सन डेवलप द इमर्सन एफिशिएंसी प्लान भी इन्होंने डेवलप किया था। द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस प्लान इज़ टू इंश्योर द एफिशिएंट वर्कर टू इंक्रीज देयर एफिशिएंसी। जो एफिशिएंट वर्कर हैं उनको इंकरेज करना है कि वो अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अंडर दिस प्लान द वेजेस अकॉर्डिंग टू टाइम इज़ गारंटी। कहते हैं कि जितना उन्होंने टाइम के अनुसार मिलना है उसकी गारंटी है। ठीक है जी। एफिशिएंट वर्कर आर पेड बोनस फॉर देयर वर्क एफिशिएंसी। अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। ठीक है जी। इसी कारण क्या होंगे, वो इंक्रीज़ होंगे, उनकी एफिशिएंसी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक है जी। इसके बाद इमर्सन कहते हैं, रिकमेंडेड करते हैं द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन इन प्लेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशंस, एडवोकेट बाय टेलर। कहता है कि जो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो टेलर ने दिया था उसके बेस पर ये लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन को रिकमेंडेड करते हैं। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है इसमें लाइन ऑफिसर्स होते हैं और एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है जी। स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं जिसको हम एक्सपर्ट बोलते हैं, वो एडवाइज़ करते हैं लाइन ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर्स को। वो उनका बात माने या ना माने ये इन पर डिपेंड करता है, बट ये एक्सपर्ट होते हैं तो इनको ज़्यादा नॉलेज होती है। इनकी हेल्प से हम जो लाइन ऑफिसर्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे से डिसीजंस ले सकते हैं। ठीक है। चलिए पढ़ते हैं साइंटिफिक इवेल्यूएशन ऑफ द मैनेजमेंट्स। इसके बेनिफिट्स एंड इम्पोर्टेंस क्या हैं। नंबर फर्स्ट, बेनिफिट्स और टू एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को क्या बेनिफिट होता है, इससे उनका एम्प्लॉयज़ को नहीं, एम्प्लॉयर को। इसका क्या होगा, एम्प्लॉयर को क्या होगा कि उसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन होगा तो सेल ज़्यादा होएगी, सेल ज़्यादा होएगी तो क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमम होएगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएगा। फिर उसके बाद है इंडस्ट्री में पीस, मतलब शांति बनी रहती है तो अच्छे से काम होएगा। ठीक है। माइंड सेट को रिवोल्यूशन करते रहते हैं वो बार बार। बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन, हर कोई बंदा जिस काम के लिए फिट है उसको वही काम दिया जाता है। ठीक है जी। वर्क को स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है ताकि क्या होता है, स्पेशलाइजेशन होता है इसमें। फिर पढ़ते हैं बेनिफिट टू वर्कर। वर्कर को क्या बेनिफिट होएगा, बेटर कंडीशन मिलेंगी काम करने के लिए,
मोर रेमुनरेशन मिलेगा, अगर वो ज़्यादा काम करेंगे तो उनको ज़्यादा रेमुनरेशन मिलेगा। इम्प्रूव इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज़ हो जाएगी, मतलब उनके पास सैलरी उनकी बढ़ जाएगी तो वो लग्जरी गुड्स भी खरीद सकते हैं। ठीक है जी। इंक्रीज इन एफिशिएंसी, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। गुड कंडीशन, बेटर वेजेस, इंप्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से क्या हो जाता है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है। उसके बाद पढ़ते हैं डीमेरिट्स या फिर क्रिटिसिज्म ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट। ऑनर के हिसाब से क्या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं इसको हम, डिफ़िकल्टी टू इंट्रोड्यूस करने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। कहते हैं कि इम्प्लीमेंट ए सिस्टम ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इन प्लेस ऑफ ओल्ड टायर्ड एंड ट्राई टेस्ट इज़ नॉट ईजी टू टास्क। कहता है कि हमने नई कोई टेक्निक यूज़ करनी है, नया कोई भी सिस्टम यूज़ करना है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको ईजिली फॉलो करना आसान नहीं होता, क्योंकि वो पुराने स्ट्रक्चर पर ही अपना सारा कुछ बेस होता है। जो माइंडसेट होता है वर्कर्स का, वो चेंज करना इतना आसान नहीं होता। उसके बाद कहता है कि ओनली सूटेबल फॉर लार्ज स्केल बिजनेस के लिए ही सूटेबल होता है। ठीक है जी, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव है, कॉम्प्लेक्स है। उसके बाद पढ़ते हैं डिपेंडेंसी ऑन एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट पर ये ज़्यादा डिपेंड हो जाता है, क्योंकि बिजनेस में बहुत सारे डिसीजंस लेने होते हैं, तो वो एक्सपर्ट ही इंस्ट्रक्शन देते हैं, तो इस पर क्या होता है, एक्सपर्ट पर ज़्यादा डिपेंड हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद हम पढ़ते हैं, चलिए इसमें आपको मैं बोल कर बता देती हूँ कि वर्कर के हिसाब से क्या क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं हम उसको। कहता है कि वर्कर का जो थिंकिंग लेवल है वो जीरो हो जाता है, क्योंकि उनको जो काम दिया गया है उनको बस वही काम करना है। उसके बाद पढ़ते हैं कि लेबर का क्या होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, मतलब उनसे ज़्यादा काम लिया जाता है। इन ह्यूमन बिहेवियर, मतलब उनके साथ उनकी फीलिंग्स को कोई ध्यान नहीं रखा जाता, उनको एज अ मशीन समझा जाता है कि ये मशीन है, उनसे जितना काम लिया जाए, जो मर्जी करा जाए उनके साथ, ऐसा नहीं होता। ये पुरानी सोच थी, अब ऐसा नहीं होता। आगे हम पढ़ेंगे कि मॉडर्न क्या है। इसमें यही है कि साइंटिफिक में उनको ह्यूमन नहीं समझा जाता, एज अ मशीन समझा जाता है ओनली। ठीक है, उन पर बर्डन दिया जाता है काम करने का। उसके बाद हम पढ़ते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। ये किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था। ठीक है जी, किसने दिया था, हेनरी फ्योल ने दिया था। ये कहता है कि जो हेनरी फ्योल था उनको फादर माना जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का। जैसे हमने एफ्लोलू टेलर को साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर मानते हैं, इसीलिए हेनरी फ्योल को हम किसको क्या मानते हैं, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर मानते हैं। इन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी 1960 में। ठीक है, जूनियर इंजीनियर के तौर पर उन्होंने अपने हार्ड वर्क से चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स बन गए थे, वो उसी कंपनी में 1888 में। ठीक है जी, उन्होंने जिस कंपनी में काम करना शुरू किया था वो कंपनी बहुत ही बुरी कंडीशन में थी। ठीक है जी, वो बहुत ही बैंकक्रप्टी कंडीशन में थी, मतलब उसका फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा लॉस था, वो बहुत बेकार कंडीशन में थी। तो हेनरी फ्योल ने अपनी एबिलिटी से, ठीक है, अपना मैनेजमेंट से उसको एक अच्छी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर दिया था। ठीक है जी, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जिससे कि कंपनी एक ग्रो करने लगी थी। तो इन्होंने कंक्लूजन दिया था कि जो फंक्शंस होते हैं, एक्टिविटीज़ होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, उन सब से मैनेजमेंट एक अलग एक्टिविटी है, एक डिफरेंट एक्टिविटी है। ठीक है जी, उन्होंने बताया था कि मैनेजमेंट एक्टिविटी डिफरेंट है जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उनसे, और उन्होंने कहा था कि इसमें क्वालिटी की ज़रूरत होती है। उन्होंने जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटीज़ होती हैं उन सबको कुछ कैटेगरीज़ में, 6 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया था। पहली इन्होंने बताया था कि टेक्निकल एक्टिविटीज़ होती हैं, फिर बताया था उन्होंने कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ होती हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ करते हैं हम, सिक्योरिटी एक्टिविटी करते हैं, अकाउंटिंग एक्टिविटी एंड मैनेजियल एक्टिविटी। उन्होंने कहा था कि मैनेजियल एक्टिविटी में हम करते क्या हैं, हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कमांडिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, ठीक है जी, कोऑर्डिनेटिंग करते हैं, कमांडिंग मतलब कि डायरेक्शन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, ऑर्डर देते हैं, और कंट्रोलिंग करते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया था कि सेकंड फीचर को उन्होंने क्लियरिफाई किया। ये कहते हैं कि जो एक्टिविटी जो हमारा मैनेजमेंट होता है वो सभी लेवल पर होता है बिज़नेस के, चाहे वो बिज़नेस है या नॉन बिज़नेस है, सारे लेवल पर ही ऑर्गेनाइज जो मैनेजमेंट है वो फॉलो होता है। ठीक है जी, मैनेजमेंट में उन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे जो रिलेटेड टू यूजीसी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे आपको पूछ लिया जाएगा कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कौन है, एफ्लोलू टेलर। पूछ लिया जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का फादर कौन है, सही बोला मैंने, हेनरी फ्योल। ठीक है जी, एडमिनिस्ट्रेशन का क्या होता, हेनरी फ्योल। ठीक है, इस तरह आपको या फिर प्रिंसिपल पूछ लिए जाएंगे कि उसके प्रिंसिपल क्या थे, इसके प्रिंसिपल क्या हैं। चलिए पढ़ते हैं कि मैनेजमेंट में फ्योल के अकॉर्डिंग कितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग,
एंड कंट्रोलिंग्स। इन्होंने इसके प्रिंसिपल्स थे, इसका मतलब था पहला था डिवीजन ऑफ द वर्क को हमने डिवाइड करना है, अथॉरिटी देनी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी है, डिसिप्लिन होना चाहिए, यूनिटी ऑफ कमांड कि एक बंदे से ही किसी को, एक सुपरवाइजर से ही कमांड मिलनी चाहिए एक वर्कर को, यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस उसकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट ओवर द इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, फेयर रेम्यूनरेशन देना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद इन्होंने बताया था कि ऑर्डर, इक्विटी, स्टेबिलिटी इन टेंडर ऑफ पर्सनल इनिशिएटिव्स, स्केलर चेंज एंड स्प्लिट द क्रॉप्स। इसको याद करने का एक तरीका है, इसको जैसे कि डैड, DAD, डैड, UC, USSR, OIC, SEE। जैसे कि D से हो गया डिवीजन ऑफ द वर्क, A से हो गया अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, डैड, ठीक है जी, और इसका D हो गया डिसिप्लिन, डैड हो गया कंप्लीट। उसके बाद है U का मतलब यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है जी, यूनिटी ऑफ कमांड। फिर C से क्या हो गया, C से हम ले सकते हैं इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशंस, C से हम क्या ले सकते हैं, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशंस, ठीक है जी, या फिर कमांड्स हो गया, इससे एक चीज़ ले सकते हैं इससे, क्योंकि दोबारा भी C आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे। इससे हम ले सकते हैं कमांड, इससे हम सीधा कमांड ही लेते हैं, ठीक है जी। डैड से हम हो गया डिवीजन ऑफ द वर्क, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, D से डिसिप्लिन हो गया, और U से क्या हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, और C, ठीक है जी, U से क्या हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, और C से क्या हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है। इसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन और इसे यूनिटी ऑफ कमांड, ये थोड़ा आगे पीछे लिखे हुए हैं बुक में, बट आप इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका फ्लो याद करना ज़रूरी नहीं है, बस इसको याद करना ज़रूरी है कि 14 प्रिंसिपल होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं यू से हम पढ़ सकते हैं, इसमें U से क्या हो सकता है, एक मिनट, इससे ना U से हो सकता है, इसमें पहले वाले U से तो हो गया यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, और दूसरे वाले U से हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, और C से हो गया सेंट्रलाइजेशन, यही है इसमें, ठीक है जी। चलिए पढ़ते हैं आगे। उसके बाद है O से क्या हो गया ऑर्डर, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ते हैं I से क्या हो गया इनिशिएटिव्स। उसके बाद है U से हमने पढ़ लिया, SSR से क्या हो गया स्केलर चेंज, ठीक है, स्टेबिलिटी इन पर्सनल, और उसके बाद है R से रेम्यूनरेशन हो गया एम्प्लॉयज़ का, और S से क्या हो गया ये स्केलर चेन वगैरह हो गया, जस्ट ई स्क्रिप्ट ऑफ क्रॉप, ई से स्क्रेप दी क्रॉप हो गया, और दूसरे वाले ई से क्या हो गया इक्विटी हो गया, ठीक है जी। इस तरह ये सारे हैं, मतलब इसको हमने याद करना है अपने फॉर्मूले से, जैसे कि डैड, UC, USSR, OIC, D से डिवीजन ऑफ वर्क, A से अथॉरिटी ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, D से डिसिप्लिन, U से यूनिटी ऑफ कमांड, C से सेंट्रलाइजेशंस, U से यूनिटी ऑफ डायरेक्शंस, S से क्या हो गया, ऐसे से क्या हो गया स्प्लिट द क्रॉप्स, नहीं सॉरी स्टेबिलिटी इन द टेंडर ऑफ पर्सनल, और स्केलर चेंज हो गया। उसके बाद है R से रेम्यूनरेशन हो गया, O से ऑर्डर हो गया, और I से इनिशिएटिव्स हो गया, ठीक है जी। और उसके बाद है S से हमारा क्या हो गया, S से स्केलर चेन हो गया, और E से स्क्रिप्ट द क्रॉप हो गया, इक्विटी हो गया। ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, ठीक है जी, आपने वो याद करने हैं सारे कुछ जो हैं, इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉय, प्रायोरिटी टू जनरल इंटरेस्ट, ठीक है, डायरेक्शंस, यूनिटी ऑफ कमांड्स वगैरह वगैरह, तो आपको ये लर्न हो जाएंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं इवेल्यूएशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का क्या इवेल्यूएशन है, इसमें इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं इसका। कहता है कि यूनिवर्सल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, और उसके बाद पढ़ते हैं कि ये जो मैनेजर होते हैं वो बॉर्न नॉट बॉर्न, इसको हम क्रिएट भी कर सकते हैं। और कहता है कि ओनली अथॉरिटी कैन बी डेलीगेट, रेस्पॉन्सिबिलिटी को हम डेलीगेट नहीं कर सकते, ठीक है जी। द स्पेन ऑफ कंट्रोल फॉर ए मैनेजर शुड नॉट एक्सीडिंग 6, कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से ज़्यादा वर्कर्स उसके अंदर नहीं होने चाहिए। 1 पर्सन कुड नॉट ओनली 1 वर्क, डू ओनली 1 वर्क, एक जो पर्सन है उसको केवल एक ही वर्क देना चाहिए जो यूनिटी ऑफ कमांड में आता है। देयर शुड बी क्लियर
अथॉरिटी और राइट वो क्लियर होना चाहिए कि आपकी अथॉरिटीज़ हैं, टॉप टू बॉटम होती हैं वो। एवरी एम्प्लॉयज़ को शुड बी इनफॉर्मल अबाउट हिज अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी इन रिटर्न। उनको अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, रिटर्न में होना चाहिए, दिया जाना चाहिए। इसकी क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। देयर इज ए कॉन्ट्राडिक्शंस इन द एडवांस बाई थॉट ऑफ फ्योल्स। जो फ्योल ने थॉट्स दिए थे उनमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस हुआ था। उसके बाद देयर प्रिंसिपल इज़ बेस्ड ऑन लिमिटेड स्टडी पर ये बेस करते थे। तो प्रिंसिपल मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। उसके बाद आप इनका कंपेरेटिव स्टडी पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। मैंने आपको दोनों पढ़ा दिया, उनका कंपेरेटिव स्टडी आप पढ़ लेना। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट। ये किसने दिया था, मैक्स वेबर ने दिया था। इनका पूछ लिया जाता है डायरेक्टली यूजीसी में कि ब्यूरोक्रेटिक किसने दिया था, जो ये दिया था मैक्स वेबर ने। ये किस मैनेजमेंट में ये क्या रूल फॉलो करते थे, ये स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते थे जो कि एलिमिनेट करता था मैनेजरियल इनकंसिस्टेंसी को, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बिकॉज इनकंसिस्टेंसी इससे क्या होता है, इनएफिशिएंसी होती है। इसीलिए ये फील करते थे कि अगर किसी फर्म की ऑर्गेनाइजेशन में सक्सेस लानी है तो उन्होंने स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करना होता है। तो ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट की हेल्प से ही वो अपना ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस को गेन कर सकता है, ठीक है जी। इसमें क्या था, वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल एडवोकेट बाई फ्योल ने जो दिए थे उनका वेरी क्लोजली इनको फॉलो करते हैं। एडवोकेट इज स्ट्रिक्ट एडेरेंस, लेकिन स्ट्रिक्ट रूल को फॉलो करती है। इसके फीचर क्या हैं, प्रॉपर डिवीज़न होता है वर्क्स का वो, ठीक है जी, लेबर्स के और जो मैनेजर्स के बीच में। उसके बाद होता है क्लियर हायरार्की होती है ऑफ अथॉरिटीज़ की, केयर के एवरी एम्प्लॉय रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजन टेकन बाय हिम, ठीक है। जो उन्होंने डिसीजंस लिए हैं एम्प्लॉय ने उसके लिए वो खुद रेस्पॉन्सिबल है। एंड हिज सबॉर्डिनेट, और उसका सबॉर्डिनेट सुपीरियर और जो सबॉर्डिनेट होते हैं उनके बीच में क्लियर डिफाइन होता है अथॉरिटी। उसके बाद होता है सिस्टम ऑफ रूल्स। क्लियर रूल्स शुड बी फ्रेम टू गवर्न द एक्टिविटी कैरिड ऑन विद इन द ऑर्गेनाइजेशंस। इम्पर्सनल रिलेशन होना चाहिए बिटवीन द पीपल्स। ये जो पर्सनल रिलेशंस हैं उनको ये इग्नोर करता है, इम्पर्सनल रिलेशंस को ये फॉलो कराता है। प्रमोशन बेस्ड ऑन द कॉम्पिटेंस, ठीक है जी। इसके एवेल्यूशन करते हैं, मेरिट एंड डीमेरिट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स पढ़ते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क लीड टू स्पेशलाइजेशंस। वर्क को डिवीज़न किया जाता है अकॉर्डिंग टू वर्कर कैपेसिटी, तो इसमें वो स्पेशलाइजेशन को गेन करते हैं। इसके बाद है इट ब्रिंग रेगुलरिटी इन कंडक्ट ऑफ द एम्प्लॉयज़। कंपिटेंसी बीइंग बेस्ड ऑन द प्रमोशन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स। उसके बाद पढ़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन परपेचुअलिटी और मूव बिकॉज अटेंशन इज पेड नॉट ऑन टू इंडिविजुअल बट द ऑफिस, ठीक है जी। इस पर ऑफिस पर ज़्यादा अटेंशन पे की जाती है, नॉट फॉर इंडिविजुअल। डीमेरिट्स पढ़ते हैं, कह रहे हैं कि पेपर फॉर्मेलिटी ज़्यादा होती है इसमें, ठीक है जी। और उसमें रेड टैप्सिम इंक्रीज़ होता है। पर्सनल रिलेशन को इग्नोर करता है। लैक इनिशिएटिव्स ऑफ इन वर्कर्स, इनिशिएटिव्स नहीं होता वर्कर्स का। एंड वर्कर अपोज चेंज, जो भी चेंज होते हैं उनके अपोजिट होते हैं वर्कर्स। ये कुछ ब्यूरोक्रेटिक था, ठीक है, जिसमें हम पढ़ते हैं। और आगे न्यू क्लासिकल। अब हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा था क्लासिकल पढ़ा था। क्लासिकल में हमने क्या पढ़ा था, साइंटिफिक मैनेजमेंट पढ़ा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पढ़ा और ब्यूरोक्रेटिक पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं न्यू क्लासिकल अप्रोच। ये होता क्या है, न्यू क्लासिकल अप्रोच जो थी वो क्लासिकल अप्रोच से थोड़ी डिफरेंट थी। जो क्लासिकल अप्रोच था उन्होंने क्या किया था, हमारे जो ह्यूमन बींग्स है उनको फुली इग्नोर किया था, ठीक है जी। बट हमारा जो दूसरी तरफ न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो अंडरस्टैंड करती है ह्यूमन बींग्स को और उनको इंपॉर्टेंस देती है, ठीक है जी। न्यू क्लासिकल अप्रोच को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो ह्यूमन रिलेशन अप्रोच होता है, एक ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिसोर्स अप्रोच होता है। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ते हैं ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ठीक है जी। ये बहुत जो हमारा साइंटिफिक टेलर था या फिर फ्योल था साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो दोनों ही फेल हो गए थे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में, वर्कर्स की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने में, क्योंकि उन्होंने वर्कर्स को इग्नोर किया था, ठीक है। ह्यूमन बींग को एज अ मशीन समझा था, तो इसीलिए वो क्या हो गए थे, फेल हो गए थे। इन सब कमियों को दूर करने के लिए न्यू क्लासिकल अप्रोच आई, जो किसने की, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच एल्टन मायो ने। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करते हैं कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मैनेजमेंट में बहुत ही अच्छी रोल प्ले करती है ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो कराने में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था अपने कुछ कलीग्स के साथ, जिसे हम क्या कहते हैं, हाउथन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। किसने किया था, एल्टन मायो ने। इसको हम हाउथन एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, ठीक है।
इसमें क्या था, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी हाउथन में प्लांट था जो यूएसए में 1927 से 1932 में। ठीक है जी, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया हाउथन में, जिसको हम हाउथन एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। उन्होंने एक कंपनी थी जो टेलीफोन के पार्ट्स बनाती थी और जिसमें कितने 29,000 वर्कर्स थे। ठीक है जी, ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट में मायो ने और उसके कलीग्स ने कुछ स्टडी की फॉलोइंग फैक्टर्स की। कौन कौन से फैक्टर की स्टडी की? फर्स्ट ऑफ ऑल रिलेशनशिप बिटवीन लाइट एंड प्रोडक्शन, लाइट एंड प्रोडक्शन में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, कंडीशन ऑफ वर्क एंड प्रोडक्शन में क्या रिलेशनशिप है, इनफॉर्मल ग्रुप्स और रिलेशनशिप विद द प्रोडक्शंस। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन इकोनॉमिक इंसेंटिव एंड प्रोडक्शन में क्या रिलेशनशिप है, उन सब के बारे में इन्होंने स्टडी किया था। तो ये कहता है कि आउटकम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, इस एक्सपेरिमेंट का क्या आउटकम आया, वॉज दैट प्रोडक्शन वॉज नॉट सो मच रिलेटेड विद द कंडीशन ऑफ द वर्क्स। जो प्रोडक्शन था वो ज़्यादा रिलेटेड नहीं था कंडीशन ऑफ वर्क से, बट एज इट वॉज एसोसिएटेड विद द इमोशनल फैक्टर्स। ये किससे रिलेटेड ज़्यादा था? इमोशनल फैक्टर से। ठीक है, इसीलिए मायो ने और उसके जो एसोसिएट थे उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि जो टाइम ऑफ द वर्क हो, मतलब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द वर्क जो वर्कर्स काम कर रहे होते हैं तो उनके बीच में रिलेशनशिप क्या हो जाते हैं, पनप जाते हैं। ठीक है जी, जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं किसी काम को कंप्लीट करने में। वे बताते हैं कि वर्कर्स आर नॉट ऐसा, मतलब क्या कहता है कि सोशल ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए वो उनका सोशल डिज़ायर होते हैं। ठीक है, फीलिंग होती हैं, टेंडेंसी होती हैं, तो उनके बीच में क्या हो जाता है, इमोशनल फैक्टर्स आ जाते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अगर दे पॉइंट आउट दैट मोर प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन वर म्यूचुअली इंटरडिपेंडेंट। अगर हमने ज़्यादा प्रोडक्शन करना है तो हमने एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फाई भी करना है, उनकी फीलिंग्स, उनकी टेंडेंसी को समझना है कि वो चाहते क्या हैं। ठीक है, इसीलिए इसका एवेल्यूशन पढ़ते हैं आगे। कहता है कि इट इज़ इंपॉर्टेंट टू स्टडी द इम्पोर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टू दिस प्रॉपर एवेल्यूशंस। चलिए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस, कंट्रीब्यूशन पढ़ते हैं। देयर इज ए नो रिलेशनशिप बिटवीन द कंडीशन ऑफ वर्क एंड प्रोडक्टिविटी में कोई रिलेशनशिप नहीं होता अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। द नॉन इकोनॉमिक अवार्ड डू इफेक्ट द एफिशिएंसी ऑफ द वर्क। कहता है कि जो नॉन इकोनॉमिक फैक्ट अवार्ड होते हैं वो भी इफेक्ट करते हैं एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर्स को। उसके बाद बताता है कि डेमोक्रेटिक जो लीडरशिप होती स्टाइल इज़ मोर इफेक्टिव देन द प्रोडक्शन ओरिएंटेड लीडरशिप। ठीक है जी, इसमें एक उनका लीडर हो जाता है जो उसको फॉलो करते हैं। फैक्ट्री डज नॉट symbolize only a place but is social organizations, therefore the worker should be given social satisfactions। उसके बाद कहता है कि psychology of the worker is very important, it should be properly understand। उसको समझना चाहिए कि वर्कर का साइकोलॉजिकल माइंड क्या है, वो क्या चाहते क्या हैं। उसके बाद पढ़ते हैं 6 पॉइंट कि वर्कर शुड बी एसोसिएटेड विद द डिसीजन मेकिंग्स। ठीक है, इसी तरह उनको सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए होती है वर्कर्स को। ठीक है जी, प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाना चाहिए उनके रेस्ट टाइम्स का, कितने कितने टाइम के बाद उन्होंने काम करना है। ठीक है जी, वर्कर को ग्रेटर सेटिस्फेक्शन दिया जाना चाहिए बाय द वर्किंग इन ग्रुप्स। वर्कर शुड बी कीप्ड इनफॉर्मल अबाउट एवरीथिंग्स। ठीक है जी, इसमें ह्यूमन रिसोर्स को या फिर ह्यूमन रिलेशंस को इम्पोर्टेंस दी गई थी। उसके बाद पढ़ते हैं लिमिटेशंस। कहता है कि दिस अप्रोच पे ग्रेटर अटेंशन टू द ह्यूमन फैक्टर्स, द रिमेनिंग फैक्टर हैव इग्नोर्ड। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे रहा है, ह्यूमन को दे रहा है, तो ज़्यादा फैक्टर्स को क्या करेगा, इग्नोर करेगा। ठीक, कहता है कि इट इज़ रॉन्ग टू थिंक द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन बी एसोलाइज इन द फॉर्म ऑफ फैमिली बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट रिलीजियस कास्ट एंड इंटरेस्ट वर्क इन इट। कहते हैं कि आप इसको फैमिली नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी लिमिटेशन थी कि आप फर्म को फैमिली नहीं बना सकते, क्योंकि इसमें बहुत सारे कास्ट के, बहुत सारे रिलीजियस के, धर्म के लोगों का इंटरेस्ट का डिफरेंट टाइप के लोग होते हैं, तो उनकी जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करती। कहता है कि डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई ऑल द एम्प्लॉय विद द नॉन इकोनॉमिक अवार्ड्स के द्वारा। अगर आप किसी को पैसे ही ना दें, नॉन इकोनॉमिक अवार्ड ही देते रहें, तो क्या सारे के सारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हो जाएंगे? ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। कहता है कि इट इज़ रॉन्ग टू थिंक दैट पीपल रिमेन मोर सेटिस्फाई इन फॉर्मल ग्रुप्स। कहते हैं कि ये सोचना गलत है कि जो पीपल हैं, लोग हैं, वो इनफॉर्मल ग्रुप में ज़्यादा सेटिस्फाई रहते हैं। इस सब इसकी लिमिटेशन थी। उसके बाद हम पढ़ते हैं बिहेवियरल साइंस अप्रोच। इसमें होता क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, उसमें हम क्या अंडरस्टैंड करते थे, ह्यूमन का रिलेशन को ध्यान में रखते थे। इसमें हम क्या रखते हैं, ह्यूमन के बिहेवियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ना कि रिलेशन को। ठीक है जी, इसमें क्या होता है कि हमने बिहेवियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, ना कि रिलेशन को। इसमें बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने अपने अपने विचार रखे। ठीक है, स्कॉलर्स थे जैसे कि डगलस था, MC जॉर्ज था, ठीक है जी, चेस्टर्स बर्नार्ड था, रिसिस लिकर्ड था,
क्रिश था, फ्रेडरिक हर्जबर्ग था, वॉरेन जी बैंगनीज था, ठीक है जी, मैरी पार्कर फ्लॉट था, अब्राहम मास्लो, रॉबर्ट था। इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया बिहेवियर साइंटिफिक मैनेजमेंट की फील्ड में ऑफ लीडरशिप, ठीक है जी। इन्होंने किस फील्ड में, लीडरशिप के काम में, कम्युनिकेशन में, मोटिवेशन में, ऑर्गेनाइजेशन चेंज में, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट में करके बिहेवियर साइंस अप्रोच कम इनटू कब आया था, 1940 के बाद इन्होंने कुछ कंट्रीब्यूशन दिया। वो इस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल अब्राहम मास्लो, जो मास्लो है वो रिप्रेजेंट करते हैं नीड हायरेसी प्रिंसिपल्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द नीड ऑफ ए ह्यूमन बीइंग आर वेरी एंड देयर ऑर्डर कैन बी डिटरमाइंस। हर कोई जो ह्यूमन बीइंग होता है उसकी नीड एक ऑर्डर में होती हैं। द मोमेंट ऑफ फर्स्ट इज नीड, जब पहली नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द सेकेंड नीड, ठीक है। इस तरह जो चेन होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है। ये कंक्लूड में बताते हैं कि इट कैन बी सेड दैट ह्यूमन नीड एक्ट एज ए मोटिवेशन फॉर हिम। तो उनके लिए क्या होती है नीड, उसके लिए मोटिवेशन का काम करती हैं। उसके बाद बताते हैं फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था, अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग अलॉन्ग विद द मोटिवेटर्स एंड द मेंटेनेंस, अलॉन्ग विद मोटिवेटर के साथ विद मेंटेनेंस फैक्टर्स ऑल्सो हेल्प इन द बूस्टिंग द एंथुजियाज्म ऑफ द वर्कर्स। वर्कर को एंथुजियाज्म मतलब उनको मोटिवेट करने के लिए मेंटेनेंस के साथ साथ मोटिवेटर फैक्टर भी ज़रूरी होते हैं, ठीक है जी। अलॉन्ग विद द मोटिवेटर्स द मेंटेनेंस फैक्टर ऑल्सो हेल्पफुल, मेंटेनेंस जो फैक्टर हैं वो भी हेल्पफुल होते हैं मोटिवेटर्स के साथ। उसके बाद डगलस क्या बताते हैं, डगलस जो थे डगलस MC जॉर्ज, उन्होंने रिप्रेजेंट किया था ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ मोटिवेशन। उसमें उन्होंने एक्स एंड वाई अप्रोच को दिया था। ये छोटे छोटे पॉइंट है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं कि एक्स एंड वाई अप्रोच किसने दी थी, ठीक है। MC जॉर्ज डगलस ने दिया था, ठीक है जी। और मोटिवेशन या फिर जो मोटिवेटर्स और जो मेंटेनेंस फैक्टर्स थे उनके बारे में किसने बताया था, फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने दिया था। अब्राहम मास्लो ने क्या दी थी, नीड हायरेसी प्रिंसिपल्स दिया था। उसके बाद पढ़ते हैं रिसिस लिकर्ड ने कॉन्टेक्ट किया था कि विद द, कह रहा है कि जो मैनेजर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज रिसर्च एंड इन कंक्लूजन रिप्रेजेंट करता था 4 मोड ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जिसे हम इसको बोलते हैं मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ लिकर्ड। इसमें मैनेजमेंट के 4 मोड्स होते हैं, इसको अभी आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है रॉबर्ट ने क्या किया था, कह रहा है कि रॉबर्ट ने रिप्रेजेंट किया था अप्रोच टू कंटिन्यू लीडरशिप के लिए, लीडरशिप बिहेवियर। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एनी सिंगल सिस्टम ऑफ लीडरशिप कैन बी अप्लाइड टू ऑल द सिचुएशंस। कहता है कि एक सिंगल जो लीडरशिप स्टाइल है उसको हम सारी की सारी कंडीशन में फॉलो नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ही इज़ डिस्क्राइब नॉट 1 और 2 बट 7 सिस्टम ऑफ लीडरशिप। रॉबर्ट ने क्या बताया था, 7 सिस्टम ऑफ लीडरशिप बताया था, ठीक है। इससे आगे हम पढ़ते हैं, कहता है कि इसका कुछ कंक्लूजन निकाला था। कह रहे हैं कि एवरी एम्प्लॉय शुड हैव द शेयर इन द मैटर ऑफ पॉलिसी डिटर्मिनेशंस। पॉलिसी को डिटरमाइन करने में हर कोई अपना जो व्यू है वो शेयर करता है। एम्प्लॉय शुड बी ट्रीट एज अ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन के रूप में उनको ट्रीट किया जाता है। इज द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू ब्रिंग आउट द टैलेंट ऑफ द एम्प्लॉय। कहता है कि जो एम्प्लॉयज़ का टैलेंट है उसको वो यूज़ करें, इसके मैनेजर की ड्यूटी है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ मैनेजर टू प्रोवाइड द हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेल्फ डिसिप्लिन्स वगैरह भी होना चाहिए। उसके बाद हम पढ़ते हैं मॉडर्न अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच कब डेवलप किया गया था, 1950 में। दिस अप्रोच इज़ इम्पोर्टेंट अपॉन बोथ द क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल अप्रोच, ठीक है जी। अप्रोच है 3 पिलर थे इसके, कौन से, क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड कॉन्टीजेंसी अप्रोच, ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है। ये बताता है ये किसने प्रोपाउंड की थी, CW चर्चमैन ने और उसके कलीग्स ने 1950 में। ये जो अप्रोच थी किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट देती है, फिजिकल रिसोर्स को, और न्यू क्लासिकल अप्रोच किसको इंपॉर्टेंस देती थी, ह्यूमन रिसोर्स को। कहता है कि ये बहुत ही जो सीरियस प्रॉब्लम होती हैं फर्म की उनको सॉल्व करने में हेल्प करती हैं, ठीक है जी। ये क्विकली सॉल्यूशन निकाल देती है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं। ये इस तरह कहता है कि ये जो मैनेजर्स होते हैं वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मैथमेटिकल और स्टैटिकल फार्मूलाज का यूज़ करते हैं ताकि उसकी प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व हो सके। ये बहुत सारे मेथड्स भी यूज़ करते हैं जैसे कि थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सैम्पलिंग एनालिसिस, कोरिलेशन, रिग्रेशन, टाइम सीरीज एनालिसिस, रेशो एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस, स्टैटिकल क्वालिटी कंट्रोल वगैरह, ठीक है जी। नेटवर्क गेम थ्योरी, ब्रेक इवन एनालिसिस, ये बहुत सारे जो मेथड्स हैं उनको यूज़ करते हैं ताकि अपने प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर सकें। ये कंप्यूटर का भी यूज़ करते हैं ताकि अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, ठीक है, जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसका क्विकली सॉल्यूशन निकल जाता है, ठीक है। ये इसका क्वांटिटेटिव अप्रोच थी। उसके बाद पढ़ते हैं सिस्टम अप्रोच।
बढ़ते हैं सिस्टम अप्रोच। इसमें हमने पढ़ा कि जो ये कब आया था, 1960 में आया था। इसको किसने डेवलप किया था, चेस्टर बर्नार्ड ने या हर्बर्ट ए सैमोन, ये और उसके कलीग्स ने डेवलप किया था। ये कहता है कि जो कोई भी फर्म होती है या कोई भी सिस्टम होता है कोई, तो उसमें छोटे छोटे सब सिस्टम्स होते हैं और उन सब सिस्टम्स को से मिलकर क्या बनता है, सिस्टम बनता है। जैसे कि एक कंपनी होती है, उसमें बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। वो सब क्या होते हैं, सब सिस्टम होते हैं और ये सब सिस्टम एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। अगर हमने कोई डिसीजन लिया किसी सब सिस्टम के लिए तो वो किसी दूसरे सब सिस्टम को इफेक्ट करेगा। ठीक है जी, इसीलिए हमने क्या कहता है कि तो किसी भी फर्म की या फिर किसी भी सिस्टम की जो सक्सेस है वो किस पर डिपेंड करती है, अगर एक दूसरे को कॉर्पोरेट करें और एफिशिएंसी से एक दूसरे का कार्य करें। ठीक है जी, तो ये दोनों क्या होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। सारे सब सिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। ठीक है जी, और सारे सब सिस्टम से क्या बनता है, पूरा का पूरा सिस्टम बनता है। ठीक है, इसीलिए जब हमारा पूरा जो सिस्टम तभी अच्छे से काम कर सकता है जब हमारे सब सिस्टम जो है अच्छे से काम करें। ठीक है, इसके कुछ की कंसेप्ट होते हैं, जैसे कि सब सिस्टम का मतलब मैंने आपको बताया। जैसे कि एक फर्म है, फर्म में बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, जैसे कि उसका परचेज डिपार्टमेंट हो गया, फाइनेंस डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया। तो वो सारे जो सब सिस्टम्स होते हैं वो सारे को मिलाकर क्या बनता है, सिस्टम बनता है। अगर वो सब सिस्टम जो है इंडस्ट्री के, अगर वो खुद अच्छे से काम करेंगे तो क्या करेगा, पूरा सिस्टम अच्छे से काम कर सकता है। उसके बाद बढ़ते हैं हॉलिनिज्म। इसका मतलब होता है कि सिस्टम एक हॉलिनिज्म होता है। हॉलिनिज्म का मतलब होता है एज अ होल। सिस्टम का मतलब होता है सारे के सारे सिस्टम, सब सिस्टम इसमें इंक्लूड होते हैं। अगर सारे के सारे सिस्टम अच्छे से काम करेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से काम करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। ठीक है जी, इसमें यही बताया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं सैनिलिज्म। सैनिलिज्म का मतलब होता है कि एक अकेला बंदा कोई काम नहीं कर सकता, दो मिलकर जाते हैं, दो या तीन, मतलब कि सारे के सारे जो सिस्टम्स हैं वो अगर मिल जाएंगे तो वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम कर पाएंगे। जैसे कि 5 बंदे हैं और हर एक बंदे का कैपेसिटी है कि वो 1 क्विंटल ही जो लोड है वो उठा सकता है। ठीक है जी, अगर उन सबसे मिलकर कहा जाए कि आप सारा का सारा जो लोड है आपको सबको मिलकर उठाना है तो वो कितना उठाएंगे। तो अगर वो इंडिविजुअली उठाते तो क्या उठाते, हर कोई 1 क्विंटल उठाता तो 5 मिलकर कितना उठा, 5 अलग अलग कितना उठाते, 5 क्विंटल उठाते। अगर उनको कहा जाए कलेक्टिवली उठाना है, मिलकर उठाना है, तो वो 5 क्विंटल से ज़्यादा उठा सकते हैं। इसीलिए क्या कहते हैं, सैनिलिज्म, कि अगर सब सिस्टम अच्छे से मिलकर काम करेंगे तो हमारा सिस्टम अच्छे से वर्क करेगा। उससे पढ़ते हैं हम क्लोज सिस्टम एंड ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब था कि जो ट्रेडिशनल मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे वो कंसीडर करते थे कि ऑर्गेनाइजेशन एक क्लोज सिस्टम है, मतलब कि इस पर जो बाहर से होने वाले आउटसाइड इफेक्ट है उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता है आउटसाइडर फैक्टर से। और ओपन सिस्टम क्या कहते हैं, ओपन सिस्टम ऐसे सिस्टम था जिसमें जो मैनेजमेंट एक्सपर्ट थे वो ये सोचते हैं, थिंकिंग करते हैं, कंसीडर करते हैं कि जो हमारा इन्वायरमेंट है उनके बहुत सारे फैक्टर्स भी हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इफेक्ट करते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल, पावर, फाइनेंस, मशीनरी, मैन पावर, टेक्निक्स वगैरह, न्यू प्रोडक्ट, गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब फैक्टर्स हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करते हैं। तो इनको हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। ठीक है जी, उसके बाद हम पढ़ते हैं सिस्टम बाउंड्री। सिस्टम बाउंड्री का मतलब होता है एक लाइंस जो कि है ये क्रिएट करने में, ये लाइन जो सिस्टम में क्रिएट की जाती है, इससे हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं कि कौन से जो ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर हैं हमारे इन्वायरमेंट को, हमारे जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, बायोलॉजिकल से रिलेटेड हैं, तो इससे हम उसको इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है जी, एक लाइन पर करना तो ड्रॉ इजीली होता है, बट इसमें डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो सिस्टम होता है वो एक सोशल सिस्टम होता है। ठीक है जी, सिस्टम बाउंड्री मेक क्लियर विच फैक्टर आर रिलेटेड टू द सिस्टम्स एंड विच फैक्टर आर रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट। कौन से जो फैक्टर हैं हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, कौन से फैक्टर हमारे सिस्टम से रिलेटेड हैं, ताकि हम इजीली आसानी से कंट्रोल कर सकें, इसीलिए सिस्टम बाउंड्री होता है। ये हमने पढ़ा सिस्टम अप्रोच। उसके बाद हम पढ़ते हैं कॉन्टीजेंसी एंड सिचुएशनल अप्रोच। ठीक है जी, ठीक है जी, इस अप्रोच को कब आया था, ये 1970 में आया था। ये अप्रोच बताती है कि कोई भी मैनेजर जो है वो किसी फॉर्मूला, किसी भी प्रिंसिपल के बेस पर किसी सिचुएशन को हैंडल नहीं करता। इसमें कहता है कि जो मैनेजर जो भी डिसीजंस लेता है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन लेता है, ना कि किसी प्रिंसिपल के बेस पर लेता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन का मैनेजर्स के सामने आती रहती हैं। अब वो प्रिंसिपल्स को लेके बैठेगा तो ये सब उसका टाइम डिले हो जाएगा, उसका काम अच्छे से नहीं होगा। तो वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करता है, वो जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से ही काम करता है, क्योंकि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है वो क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है अदर फैक्टर, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता रहता है। इसीलिए वो क्या करता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डिसीजंस लेता है, जैसी सिचुएशन आती है उसके हिसाब से ही डिसीजंस लिए जाते हैं।
इसका फीचर्स हैं कि मैनेजियल एक्शन लेता है, इन्फ्लुएंस द एनवायरनमेंट, मैनेजियल एक्शन चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, देयर इज इजली कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसकी लिमिटेशन क्या है, इट इज़ नॉट सफिशिएंट टू से दैट मैनेजियल एक्शन डिपेंड ऑन द सिचुएशंस। ये कहना ठीक है जी, इसकी कुछ बुराइयाँ भी कर रहा है ये। ठीक है जी, सिचुएशन कैन बी इन्फ्लुएंस बाय द मैनी फैक्टर्स से द्वारा ये इन्फ्लुएंस होती है, कुछ इस तरह था। उसके बाद हम पढ़ते हैं अदर डिसीजंस, इसमें हम डिसीजन थ्योरी पढ़ते हैं। अपार्ट फ्रॉम सम एक्सपर्ट इकोनॉमिक्स डेवलप द डिसीजन थ्योरी, जैसे कि C.I. बर्नार्ड ने, हर्बर्ट सैम्यूसन ने दिया था, जो कि चीफ थे इसके अप्रोच के। उन्होंने इसको अच्छे से समझने के लिए बताया है कि मैनेजमेंट माइनस डिसीजन मेकिंग इज़ ज़ीरो। अगर मैनेजमेंट में से डिसीजन मेकिंग को माइनस कर दिया जाए तो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है जी, एक बार ये बताता है कि इक्वेशन इट मेक क्लियर दैट वी टेक एनी डिसीजंस आउट ऑफ द मैनेजमेंट नथिंग रिमेन, कुछ नहीं बचता। अगर हम मैनेजमेंट में से डिसीजन मेकिंग को हटा देते हैं तो कुछ जीरो बच जाती है। तो मैनेजमेंट इज नथिंग बट डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी, ए मैनेजर हैज़ टेक डिसीजंस एट एवरी स्टेप्स, डिसीजन बिकम एब्सोल्युटली नेसेसरी व्हेन देयर आर मैनी अल्टरनेटिव अवेलेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कहता है कि अगर हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं कि आप अपनी प्रॉब्लम को इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी सॉल्व कर सकते हैं, तो आपने क्या करना होता है, किसी एक को चूज़ करने का डिसीजन लेना होता है। ठीक है जी, आफ्टर एनालिसिस करने के बाद तो ये सब क्या होता है, हमने डिसीजन लेना होता है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। द चीफ रीजन फॉर इट इज़ दैट द मैनेजर हैव टू फेस प्रॉब्लम्स वन आफ्टर, एक के बाद एक प्रॉब्लम उसके सामने आती रहती हैं, तो उसको डिसीजंस लेने ही होते हैं। तो इसीलिए डिसीजन थ्योरी जो है वो कंटिन्यू चलती रहती है। इसके फीचर है कि डिसीजन सॉइल होता है मैनेजमेंट का, स्टडी ऑफ द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंस द डिसीजन इन मैनेजमेंट, दिस अप्रोच ले स्ट्रेस ऑन टेकिंग द रैशनल डिसीजंस। ठीक है जी, इस तरह ये बताता है, आप उसको पढ़ सकते हैं, बट इसका मीनिंग यही है। इसके फीचर बताए गए हैं, नैरो कंसेप्ट है, और उसके बाद रैशनल डिसीजंस आर नॉट पॉसिबल, कुछ इसके क्रिटिसिज्म की गई है। उसके बाद है MC केन से के 7 S थे, 7 S बहुत अच्छे S थे। ठीक है जी, आप उसको पढ़ सकते हैं, इसका नाम याद कर लीजिए, आप उससे भी याद हो जाएगा। फर्स्ट S से है स्ट्रेटजी क्या रखना है, दूसरे S से है स्ट्रक्चर क्या रखना है, सिस्टम क्या रखना है, स्टाइल क्या है, स्टाफ क्या है, सिल्क क्या है, और शेयर वैल्यू क्या है। आपको मैं इसमें दिखा देती हूँ कि इसमें स्ट्रक्चर है, 7 S हैं। ठीक है जी, इसमें हमारा स्ट्रक्चर क्या है और सिस्टम क्या है, स्टाइल क्या है, स्टाफ क्या है, सिल्क क्या है, स्ट्रेटजी क्या है, और शेयर वैल्यू क्या है। ठीक है जी, 7 S's हैं। जैसे कि इन सबको 1 by 1 याद रखना है। जैसे कि स्ट्रेटजी क्या है हमारा, स्ट्रक्चर किस तरह का है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम कैसा है, बिजनेस सिस्टम कैसा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम कैसा है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसा है। ठीक है जी, इसमें स्टाइल कौन सा हमने यूज़ किया है, स्टाफ किस तरह का है हमारा, मेन पावर जो है, सिल्क कैसी है हमारी, जो कैसे एफिशिएंस है या इनएफिशिएंस है। तो इसमें मैंने आपको पढ़ा दिया, थ्योरी पढ़ा दी मैनेजमेंट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, मस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं रिलेटेड टू UGC। ठीक है जी, आपने ये बहुत सारी थ्योरीज आपने आज पढ़ ली। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉच द वीडियो, थैंक यू अगेन एंड अगेन।